हेलो गाइस, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यूर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीआरएम सीरीज का चैप्टर नंबर 8 आज हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सैम्पलिंग। ये सीरीज बेसिकली बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए बनाई जा रही है। स्पेशली अगर आप सेमेस्टर 6 से हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में और आपके पास एक सब्जेक्ट है, यानी कि बीआरएम वाला सब्जेक्ट है, बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी, तो इस सब्जेक्ट की सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज में हम सारे चैप्टर्स को लाइन वाइज कवर करा रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं इसका लेक्चर नंबर 8। और किसी ने अगर इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाओ और जा करके एक एक करके सारे चैप्टर को वॉच कर सकते हो। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 यानी कि सैम्पलिंग। तो बुक को स्टार्ट करवाने से पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर किसी भी बच्चे को नोट्स वगैरह परचेज करने हो तो वो जाकर व्हाट्सएप से ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और साथ ही साथ बोर्ड के ऊपर ये मेंशन कर दिया है। तो इस नंबर पे जाके आप पता कर लेना। मिनिमम प्राइस 150 रखा गया है और अगर रीजनल प्राइस है वैसे तो अगर वहां पे पता करोगे तो आपको अप्रोक्स 140-130 के अराउंड भी मिल जाते हैं नोट्स, ठीक है। तो वहां पर जाकर आप पता कर लेना और जो भी बच्चा लेना चाहता है जिसमें आपको पूरे चैप्टर के मतलब होल बुक के नोट्स मिलेंगे 150-140 के अराउंड, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जो नहीं लेना चाहते तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियोस में जो आपको करा रहा हूँ आप अपनी पेन कॉपी नोटबुक निकाल लो और उसको साथ के साथ नोट डाउन करते रहना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का चैप्टर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 8 यानी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग किसे कहते हैं? तो सैम्पलिंग को आप समझो, उसको एक एग्जांपल देके समझते हैं सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। देखो, अगर मान लो आप किसी शॉप के पास जाते हो, शॉप पर वहां पे ना कुछ सैंपल्स पीस रखे रहते हैं, यानी कि आप कोई भी चीज लेते हो, जैसे पनीर है, आप 2-3 किलो पनीर लेने जाते हो तो आप बोलते हो भैया एक छोटा सा टुकड़ा चखा दो, खराब तो नहीं है पनीर। तो आप वो छोटा सा टुकड़ा चखते हो और उसके बाद डिसाइड करते हो कि वो जो पूरी क्वांटिटी है, वो जो पूरी होल क्वांटिटी है, उसका पनीर किस तरीके का टेस्ट है उसका। अब आप वो डिसाइड कर पाते हो कि वो टेस्ट जो है, वो पनीर जो है वो आपको लेना है या फिर नहीं लेना, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो आप किसी स्वीट शॉप में जाते हो तो आप वहां पे देखते हो कि यार बढ़िया गुलाब जामुन रखे हुए हैं और आपका खाने का मन कर रहा है गुलाब जामुन। आप चाहते हो कि यार मैं एक गुलाब जामुन लूंगा तो क्या होगा, घर पे ले चलता हूँ, सारे खा लेंगे, भाई बहन मम्मी पापा जो भी होंगे, है ना। तो आप क्या करते हो, दुकान में एंटर करते हो और बोलते हो कि भैया गुलाब जामुन कैसे दिए। गुलाब जामुन बताता है भाई 500 रुपए किलो गुलाब जामुन है। अब आप सोचने लग जाते हैं यार 500 रुपए किलो गुलाब जामुन है, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो एक टेस्ट तो जरा सा करा ही देगा। आप बोलते हो भैया एक गुलाब जामुन मिलेगा टेस्ट करने के लिए, मतलब कैसा है टेस्ट, स्वाद एक बार चेक कर ले। तो वो आपको आधा पीस टुकड़ा दिखाता है एज अ सैंपल। अब वो आप खाने के बाद डिसाइड करोगे कि आपको गुलाब जामुन अगर अच्छा लगा तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप छोड़कर जा सकते हो। तो इस छोटे से टुकड़े से, यानी वो छोटी सी होल क्वांटिटी का एक छोटा सा पोर्शन जो डिसाइड करेगा कि आप उसको लोगे या उसको नहीं लोगे, यानी कि उस गुलाब जामुन की होल क्वांटिटी को आप कंसीडर करोगे या बाय करोगे या नहीं करते हो, तो वो छोटा सा सैंपल जो है वो डिसाइड करता है। तो इसी तरीके से जो सैंपल होता है वो होता है स्मॉल क्वांटिटी, किसी भी लार्ज चीज का एक छोटा सा पोर्शन जो डिसाइड करने में हेल्प करता है कि पूरी होल चीज कैसी है, वो होता है सैंपल। अगर मैं छोटा सा एक और एग्जांपल, एक और बस 1-2 मिनट लगे, सुनो। एक चावल का कुकर है जिसमें आपने बहुत सारे चावल पकाए हैं। अब आपको अंदाजा नहीं है कि चावल कैसे पके। अब आप क्या करोगे, उस कुकर में से 2-4 दाने निकाल के चावल के ऐसे दबा के देखोगे, अगर वो पिस गए, यानी कि वो थोड़े से पिचक गए, आराम से गल गए अच्छे से, तो इसका मतलब है पूरे हांडी के चावल, जो कुकर है उसके चावल जो है वो पक चुके हैं। अगर वो चावल कच्चा है तो इससे आप पता लगा लोगे कि पूरे कुकर में जो चावल है वो अभी कच्चे हैं, ठीक है। तो आपने किससे पता लगाया, एक छोटी सी क्वांटिटी से, एक सैंपल से, तो उसको बोलते हैं सैंपल। यानी कि किसी एक बड़ी चीज का छोटा सा रूप या छोटा सा पोर्शन जिससे आप ये डिसाइड कर पाते हो कि हमको ये चीज लेनी है या ये चीज कैसी है, वो कहलाता है सैंपलिंग। समझ आया? तो ये होता है सैंपलिंग। अब आपको सैंपलिंग तो चलो समझ आ गया, सैंपलिंग का इंट्रोडक्शन से आपको क्लियर हो गया सैंपलिंग। मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दिए जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए सैंपलिंग क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग के कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं वो हम रीड करने वाले हैं कि सैंपलिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं। भाई 1 मिनट भाई। तो पॉइंट नंबर ए पे आते हैं। सबसे पहले टाइप है, यानी कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है सैंपलिंग की वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस।
सैम्पलिंग जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, यानी कि सैम्पलिंग में काफी बार पैसा जो है बहुत ज्यादा लग जाता है और काफी बार सैम्पलिंग में पैसा बहुत कम लगता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसीलिए होता है क्योंकि मान लो जब हम सैंपल की बात करते हैं, सैंपल से हमारा मतलब होता है एक होल पॉपुलेशन से। यहाँ पर सैंपल किसी खाने वाली स्वीट का नहीं हो रहा, यहाँ पर सैंपल किसी टॉफीज का नहीं हो रहा, यहाँ सैंपल की बात करी जा रही है। तो सैंपल जब मैं बोलूं तो इसका मतलब है पॉपुलेशन। मेरा सैंपल से क्या मतलब होता है? पॉपुलेशन, यानी पूरे देश की जनसंख्या, जो भारत की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है जो 140 करोड़ है, तो उससे मेरा बात हो रही है। ठीक है, तो वो क्या है? पॉपुलेशन मेरा एक होल नंबर है, उसमें से मैं एक छोटा सा सैंपल लूंगा। अब आप खुद सोचो कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे ना हो। अगर मान लो 140 करोड़ लोगों के पास जा करके आप सैंपल कलेक्ट करोगे, आप लोगों से पूछताछ करोगे, सर्वे करोगे, तो आपकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा आएगी कि कम आएगी? ज्यादा आएगी ना। हर एक बच्चे के पास, हर एक पॉपुलेशन में जितने लोग हैं सबके पास जाके तो पॉसिबल नहीं है ना सब चीज चेक करना। अब मान लो आप चावल पकाते हो, चावल में आप एक एक दाना उठा के, पॉसिबल तो नहीं है ना चेक करना कि उसको चेक करो। आप क्या करते हो? 2-4 दाने उठाते हो, उससे पूरी हांडी का पता चल जाता है कि सारे चावल कैसे हैं। इसी तरीके से पूरी पॉपुलेशन के जो लोग हैं उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस पता लगाने के लिए हम सिर्फ 2-4 पे जाते हैं, वहां से अंदाजा लगा लेते हैं कि पूरी होल पॉपुलेशन को कितना कंसिडर करने में खर्चा आएगा, उसको कॉस्ट इफेक्टिवनेस बोलते हैं। दूसरा आता है टाइम सेविंग। अगर आप मान लो पॉपुलेशन के पास जा रहे हो, आप सर्वे कर रहे हो, आप सैंपलिंग कलेक्ट कर रहे हो, इसमें जाने में टाइम लगेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, है ना। आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, आप बस का यूज करोगे, कार का यूज करोगे, रिक्शा, बाइक, साइकिल, पैदल, तो थक जाओगे। तो कॉस्ट के साथ साथ टाइम भी कंज्यूम होता है इसमें। तो टाइम कंजप्शन को बचाने के लिए, टाइम कंज्यूमेशन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ गिनिंदा चुनिंदा रैंडम लोगों को सैंपल के तौर पर उठा लेते हैं और उन लोगों से हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे ये मान लो ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में ना बहुत सारे लोग हैं, ये आदमी हैं, ये क्या है? आदमी। इस बॉक्स पे ये मान लो भारत का नक्शा है, इस तरीके का सपोज कर लो ये भारत का नक्शा है और ये आदमी है, बहुत सारे आदमी हैं, औरत है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब है। अब इसमें से मेरे को ये पता लगाना है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो टेलीविजन देखना पसंद करते हैं, मुझे सैंपल कलेक्ट करना है। तो मैं इन सबके पास ना जा करके, अगर मान लो ये तो फिलहाल कम है, ये लो, अब ज्यादा हो गए। अब बताओ, अब इतने सबके पास आप जाओगे कैसे, है ना? अब इतने सबके पास तो जाना पॉसिबल है ही नहीं, ये लो ज्यादा हो गए। अब आप क्या करोगे? रैंडमली किसी को भी, मान लो मैं इसको सर्कल लगा रहा हूँ, ये और ये, मैंने ये 5 जगह सर्कल लगाया। अब मैं इन 5 लोगों के पास जाकर के पता लगाऊंगा रैंडमली कि आप लोगों को टीवी देखना पसंद है, टेलीविजन पसंद है, नहीं है। अगर इन 5 लोगों का जवाब आता है कि यस हम टेलीविजन देखते हैं, हमको टेलीविजन पसंद है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने पूरी पॉपुलेशन में जिसका भी पता लगाया सब ज्यादातर यस बोल रहे हैं। इसका मतलब हम ये मान लेंगे, ये एज्यूम करेंगे कि पूरी पॉपुलेशन जो है, हमने सैंपलिंग के बेसिस पर ये एज्यूम कर लिया कि पूरी पॉपुलेशन टीवी देखना पसंद करती है। अगर इसमें से 2 लोग टीवी नहीं देखते, 3 लोग टीवी देखते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन का 60% पोर्शन जो है वो टेलीविजन देखता है, 40% टेलीविजन नहीं देखता। ठीक है, तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं इस तरीके से। अगला पॉइंट आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजेबिलिटी, यानी कि सैंपलिंग को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो सैंपलिंग में 2 तरीके के रिड्यूस रिस्क आती है जिसमें हम रिस्क को कम कर सकते हैं। पहला है रिस्क ऑफ एरर, यानी कि गलतियों की गुंजाइश। दूसरा आता है इनकंसिस्टेंसीज। ठीक है, ये जो दोनों रिस्क है ये कम करने के लिए आती है, मैनेज करने के लिए आती है, मैनेजेबिलिटी को। ठीक है, और मैनेजेबिलिटी क्या करती है? जो भी डेटा कलेक्शन है उसको मैनेज करने में हेल्प करती है। यानी कि अब इस होल पॉपुलेशन में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में आप लोगों के पास जा जाकर एक एक करके डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। उस रिस्क को कम कर देती है, कैसे करके? सैंपलिंग के जरिए से। सैंपलिंग मतलब आप गिनिंदा चुनिंदा 4-5 लोगों को रैंडमली पिकअप कर लेते हो और उनसे अपना डेटा निकलवा लेते हो। तो इससे क्या होता है? एक मैनेजेबल बना रहता है। ठीक है, आप मैनेजमेंट बनाए रखते हो। जहां पर आप ज्यादा लोगों के पास जा रहे थे, अब आपको 5 लोगों से काम हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जर्नलाइजेबिलिटी। ठीक है, जर्नलाइजेबिलिटी इसका मतलब होता है जहां पर आप अपने डेटा को पूरी पॉपुलेशन में एक करेक्टली और एक्यूरेट बेसिस पर कलेक्ट करते हो। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग ट्रेंड्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स होती है, जिसको आप पहले क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद आप अपना डेटा कलेक्ट करते हो। ठीक, मान लो अब ये सारी पॉपुलेशन है, इसके अंदर कुछ मेल्स हैं और कुछ फीमेल्स हैं और कुछ बच्चे हैं। क्या बोला मैंने? कुछ है मेल्स यानी कि M, कुछ है फीमेल्स यानी F, और कुछ है चिल्ड्रन, तो मैंने लिख दिया C। ठीक है, MFC।
तो अब इस पॉपुलेशन में से मेरे को ये चेक करना है कि बच्चे जो हैं वो कितना टीवी देखते हैं, मेल अलग निकालना है और फीमेल अलग निकालना है। तो मैंने क्या करा, एक पैटर्न सेट कर दिया, मेल फीमेल और चाइल्ड का। अब मेल का पैटर्न सेट हो गया, मेल को मैं अलग से कंसीडर करूंगा, फीमेल्स को अलग से कंसीडर करूंगा और चिल्ड्रन का अलग से कंसीडर करूंगा। मैं ये देखूंगा कि जो बच्चे हैं वो कितना टीवी देखते हैं, उसका रेशियो अलग होगा, मेल का अलग, फीमेल का अलग और बच्चों का अलग। ठीक है, तो ये क्या है, पैटर्न सेट कर देता है, जनरलाइजेबिलिटी। अगला पॉइंट आ जाता है टाइप्स ऑफ सैंपलिंग टेक्निक्स। अब हम पढ़ने वाले हैं सैंपलिंग के टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। तो सैंपलिंग की दो तरीके से टेक्निक्स होती है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बार पूछा जाता है। तो भाई मैं यहाँ पे इसके ऊपर टिक लगा के लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को मिस मत करना कोई भी। ठीक है, समझ आती है हिंदी? बहुत अच्छे। नहीं आती, कुछ बच्चे बोलते हैं भैया आप इंग्लिश में पढ़ाते हो, हिंदी में पढ़ाओ। मैं तो जब से हिंदी में ही बोल रहा हूँ भाई। अब बच्चे बोलते हैं कि ये जो लिखा है इसको भी हिंदी में लिखो। तो भाई हिंदी की सीरीज बनाने में बहुत टाइम लगता है और उसके लिए फिर एफर्ट चाहिए, टाइम चाहिए, उतना नहीं आता। तो थोड़ा सा ना आप हेल्प करा करो कि हिंदी में इनका ट्रांसलेट करके यूज करके जो मैं बोल रहा हूँ तो हिंदी में समझा रहा हूँ, कर लिया करो। ठीक है, सुनो, यह है बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग टेक्निक्स, 2 टाइप की सैंपलिंग टेक्निक होती है, याद रखना, बार बार बता रहा हूँ। 2 टाइप की सैंपलिंग टेक्निक है। पहली है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी ये आपने पढ़ा होगा बहुत बार। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है किसी की प्रायिकता यानी कि किसी को रैंडमली आपने चूज कर लिया, अब उसके आने के चांसेस कितने हैं। मान लो मैंने कॉइन को उछाला ऐसे टन, और कॉइन के उछलने के बाद मेरे हाथ पे जब हेड आएगा या टेल्स आएगा तो उसके चांसेस क्या है। आप बोलोगे हेड, मैं बोलूंगा टेल्स। अब कितने चांस है कि उसका हेड आए, कितने चांसेस है टेल आए, तो उसके चांसेस क्या होते हैं 50-50, है ना, क्योंकि 2 फेसेस होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, यानी कि जहां पर चांसेस हैं कि सबको एक बराबर चांस मिले सिलेक्ट होने का। जैसे 100 बच्चे खड़े हैं, दौड़ में करवा रहा हूँ, मैराथन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और 100 बच्चे खड़े हैं। 100 बच्चों में से किसका चांस लगेगा, मेरे को सिर्फ 10 बच्चे चाहिए, उन 100 में से कौन से वो 10 लकी बच्चे होंगे जिनका चांस मिलेगा दौड़ लगाने का। तो 100 में से सबकी प्रोबेबिलिटी 1% है, 1% है, सबको इक्वली परसेंटेज मिलेगी, चांस सिलेक्ट होने का इक्वली परसेंटेज है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जहां पर इक्वल चांस नहीं दिया जाता लोगों को। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जहां इक्वल चांस हो, नॉन प्रोबेबिलिटी जहां इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्ट होने का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के 4 टाइप्स होते हैं। याद रखना, सैंपलिंग टेक्निक्स के 2 टाइप होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के 4 टाइप और नॉन प्रोबेबिलिटी के भी 4 टाइप्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का पहला टाइप आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब होता है, देखो मैं इसको थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा, इसी में समझा दूं क्या, यहीं पे कर देता हूं। देखो ये एक सर्कल है, इस सर्कल में मैंने यहाँ डॉट लगाए हैं और ये डॉट क्या है, ये इंसान है। अब मैंने ना आंख बंद कर लेनी है और आंख बंद करके किसी भी एक पर्सन को सिलेक्ट कर लेना है। मान लो मैंने आंख बंद करके यहाँ गोला लगा दिया यहाँ, अब कौन सा सिलेक्ट हुआ, ये वाला। तो ये क्या है, रैंडम सैंपलिंग हुई है, आंख बंद करके अंधाधुंध तीर लगाया है। ठीक है, मैंने आंख बंद करके जो सिलेक्ट किया उसको सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं, जो बहुत ही इजी से तरीका है। यहाँ देखो इसके सिलेक्ट होने के भी चांसेस थे, इसके भी थे, इसके भी थे, है ना, सबके चांसेस इक्वल थे। बट अब नसीब के ऊपर बात है कि कौन सा सिलेक्ट हो गया, उसका नसीब अच्छा, है ना। तो ये रैंडमली सैंपलिंग होती है। दूसरा आता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रैट्रा यानी कि ग्रुप्स। स्ट्रैट्रा मतलब क्या होता है, ग्रुप्स, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। अब यहां पर क्या होगा, हम ग्रुप्स बना देंगे। यहां पर क्या होगा, हम ग्रुप्स बना देंगे, जैसे कि एज के बेसिस पे। ठीक है, कि जिन बच्चों की उम्र 11 से लेके 30 साल है वो इस साइड खड़े हो जाओ। सैलरी के बेसिस पर, ठीक है, जिन लोगों की सैलरी 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में आती है वो यहां खड़े हो जाओ। या हम जेंडर के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर हम बना देंगे। ठीक है, कि अगर कोई मेल है या कोई फीमेल है तो वो इस साइड खड़े हो जाओ। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैट्रा यानी ग्रुप्स। स्ट्रैट्रा ग्रुप्स याद रखना, बात पर मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि एज, सैलरी और जेंडर, इस तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। और ग्रुप्स में से हर एक ग्रुप से एक एक लोगों को चांस दिया जाएगा सिलेक्ट करने का। जैसे इस ग्रुप्स में 11 से लेके
30 साल तक के जो लोग हैं उसमें मान लो 50 लोग हैं, 50 लोगों के पास इक्वल चांस है, यानी कि 2% चांस है सबके सिलेक्ट होने के। और हम आंख मूंद के रैंडमली एक इस वाले ग्रुप में से सिलेक्ट कर लेंगे 2-3 बच्चों को। ऐसे ही 2-3 बच्चे मैंने सैलरी में से ले लिए, 2-3 लोग मैंने यहाँ से जेंडर वाले में से ले लिए। मेल और फीमेल का 2 ग्रुप है, मैंने दोनों में से किसी में से ले लिए एक एक करके, ठीक है। तो ये जब ग्रुप्स में हम किसी को सैंपलिंग करते हैं, बांट देते हैं, एक बड़ी होल पॉपुलेशन ना लेकर छोटे से पोर्शन में हम उसको रैंडमली पिक करते हैं, वो स्ट्रैटा ग्रुप्स। तो याद रखना स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। तीसरा आता है क्लस्टर। आपने क्लस्टर बस देखी होगी, डीटीसी बस चलती है, क्लस्टर बोला जाता है इनको, संतरी वाली बसें चलती है, ठीक है। क्लस्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो क्लस्टर सर्विसेज होता है, जो क्लस्टर सैंपलिंग होता है, इसका क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 1 मिनट अभी बताते हैं भाई। यहाँ पे लिखा था हाँ, क्लस्टर सैंपलिंग में लिखा है कि एंटायर क्लस्टर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फॉर द सैंपल्स। ये रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं सैंपल्स के लिए, और इसके अंदर आते हैं जियोग्राफिकल एरियाज के बेस पे। जैसे कि मान लो अब भारत है, भारत बहुत बड़ा है जिसमें 29 राज्य आते हैं। अब उन 29 राज्य में से मोदी जी ने बोला कि कोई भी 4 राज्यों में से हमको अपने कैंडिडेट्स चाहिए, हमको अपने बॉडीगार्ड रखने हैं, और 4 राज्यों में से अलग अलग डिफरेंट राज्यों में से होना चाहिए। तो आंख बंद करके मोदी जी अगर सारे 29 राज्यों में से कोई भी 4 राज्य सिलेक्ट कर लेंगे ना, जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार और कर्नाटका, ऐसे 4 राज्य सिलेक्ट हो गए, या उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और पंजाब हो गया। इन 4 स्टेट में से जब वो अपने क्या करेंगे, यहां पर वो अपने सिलेक्ट कर लेंगे सारे 4 राज्यों में से, यानी जियोग्राफिकल एरिया बोलते हैं इसको। जियोग्राफिकल एरिया में से अगर आप कोई भी रैंडम सैंपलिंग पिक कर रहे हो, उसको क्लस्टर सैंपलिंग कहा जाता है। क्लस्टर सैंपलिंग कब होता है, जहां किसी राज्य में से, यानी कि बॉर्डर से, देश की सीमाओं से, ठीक है, राज्यों की सीमाओं में से, अंदर से सीमा हो गई, कोई चीज सिलेक्ट करी जाती है, कोई चीज पिक करी जाती है, और इसके सबके फेवरेबल चांसेस होते हैं, बराबर चांसेस होते हैं। सपोज करो 10 राज्य सिलेक्ट करे हैं 29 में से, हर 10 राज्य में से 10% चांस है सब लोगों के कि सब में से 10% लोगों को चूज किया जाएगा। यानी कि मान लो 2-2 लोगों को सारे राज्यों में से 10 के 10 राज्यों में से सिलेक्ट किया जाएगा। टोटल हो जाएंगे 20, 10 राज्य, 2-2 पर हेड से करा जा रहा है, तो 20 हो गया। तो ये हो गया क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जियोग्राफिकल एरिया से फिर आ जाता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्या होती है, देखो सिस्टमैटिक सैंपलिंग का मतलब होता है एक सिस्टम में चलना। कह रहा है एलविश भाई का प्रमोशन कर रहे हो, भाई सुनो, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, सिस्टम में चलना। सिस्टम में चलने का मतलब होता है, देखो सिस्टम ऐसा कि पहला जो सैंपल होगा वो तो रैंडमली होगा, पहला जो सैंपल होगा वो रैंडम होगा। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। मैंने 15 तक काउंटिंग लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें से रैंडमली सैंपल सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग कर रहा हूँ। सिस्टमैटिक सैंपलिंग ना एक पैटर्न से चलती है। कैसे चलती है, पैटर्न से। मैंने पहला कोई भी सिलेक्ट कर लिया रैंडमली, तो मैंने मान लो पहला ही सिलेक्ट कर लिया, 1 रैंडमली करा, मैंने कोई यहाँ पे सोचा नहीं है। कोई पैटर्न दिख रहा है भी आपको इसमें, नहीं दिख रहा ना, अभी दिखेगा पैटर्न। सिस्टमैटिक यानी कि पैटर्न में चलता है जो। तो पहले में मैंने सिलेक्ट किया तो कोई पैटर्न बना नहीं बना, कोई पैटर्न दिख रहा नहीं दिख रहा। अब देखो पैटर्न बनाता हूं, देखो अब मैं दूसरा सिलेक्ट कर रहा हूं 5, तीसरा सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ 10 रह गया यार, बताते नहीं हो तुम लोग, बड़े बेकार बच्चे हंस रहे हो। 10, तो देखो दूसरा मैंने सिलेक्ट कर लिया 10, और तीसरा मैंने सिलेक्ट कर लिया 15। अब आपको कोई पैटर्न दिख रहा होगा, हाँ भैया दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 5 10 15, यानी कि मैं हर 4 बच्चों के गैप के बाद एक पर्सन को सिलेक्ट कर रहा हूं। यही दिख रहा है आपको कि 1 2 3 ऐसे 4, और फिर मैंने एक सिलेक्ट करा, 1 2 3 4, मैंने 10 को सिलेक्ट कर लिया। अरे यार 10 पहले आता है, 11 बाद में आता है, इसको इधर आना था, एरो इधर लग गया गलती से, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर 5 के बाद मैंने 10 को सिलेक्ट किया, 10 के बाद मैंने 15 को सिलेक्ट किया। तो हर 4 बच्चों के बाद में एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी ये पैटर्न है कि मैं हर 4 बच्चे छोड़कर एक सिलेक्ट कर रहा हूं, और पहला बच्चा जो होगा वो रैंडमली सिलेक्ट किया मैंने। तो आप लिखोगे कि फर्स्ट पर्सन सिलेक्टेड रैंडमली, एंड बाकी पर्सन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अकॉर्डिंगली टू पैटर्न वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैटर्न के बेसिस पर सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्लियर है। क्लस्टर आ गया आपको समझ में, जियोग्राफिकल एरिया हो गया, स्टैटिक आ गया आपको, स्टैटा मतलब ग्रुप्स हो गया, सिंपल आ गया जहां पर कुछ भी नहीं करते, आंख में तीर मार के कर लेते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक मतलब जहां पैटर्न्स होते हैं।
क्लियर हो गया, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो गया खत्म। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पढ़ते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहता है कि हम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपलिंग करते हैं। कैसे? कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। यार जो हमारे को पास में मिल जाएगा, अगर मान लो आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा 1 किलो जाके दूध ले आ, अब आपके घर के 2 किलोमीटर दूर एक दुकान है, एक दुकान 20 किलोमीटर दूर है। अब आप कौन सी दुकान से दूध लाओगे, जो 2 किलोमीटर दूर है या जो 20 किलोमीटर दूर है, वहां जाकर सेम रेट पे सेम प्राइस पे? तो आप यही बोलोगे ना कि इतनी दूर क्यों जाना है, जब पास में दुकान है यहां से ले लो। तो कन्वीनियंस यही होता है कि जो चीज पास में है उससे ले लो, उससे अपना डेटा कलेक्ट कर लो, दूर वाली को छोड़ दो। तो इसको बोलता है कन्वीनियंस। मतलब अपनी कन्वीनियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी आपकी क्षमता है दूर जाने की, आप दूर चले जाओ। आप पास जाना चाहते हो, पास से कलेक्ट करना चाहते हो तो पास से कलेक्ट कर लो, है ना। आप दूर क्यों जाओगे जब सेम प्राइस वही पे करना है? 35 रुपए आपको दूध की थैली पे यहाँ देने हैं और 35 रुपए वहां देने हैं अमूल की थैली पे। तो आप क्या करोगे? पास वाला सिलेक्ट करोगे। तो कन्वीनियंस सैंपलिंग ये होता है। मान लो आप दिल्ली में हो, आपको दिल्ली में बैठे बैठे सैंपलिंग करनी है, तो आप दिल्ली से ही सैंपल कलेक्ट करोगे ना। आप ये तो नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ चले जाओगे, आप उड़ीसा जा रहे हो, आप श्रीलंका जाके सिलेक्ट कर रहे हो। भाई श्रीलंका जाने में कॉस्ट भी तो लगेगी, फिर पैसा भी तो लगेगा, आपको थकान भी तो होगी, इतनी दूर जाओगे। तो इसीलिए हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखते हैं कि अगर हमारे को कन्वीनियंस पास वाला लग रहा है, हम पास वाले सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा आता है जजमेंटल सैंपलिंग। जजमेंटल सैंपलिंग का मतलब होता है जहां पर हम सैंपलिंग खुद से ना करके जजेस पे छोड़ देते हैं। जिससे होता है ना, सुपर इंडियन आइडल आपने देखा होगा, बहुत बार इंडिया गॉट टैलेंट देखा होगा, तो 3 जज बैठते हैं। वो क्या करते हैं? जज करते हैं। जो लोग डांस कर रहे हैं, जो लोग मुजरा कर रहे हैं, उनको जज करते हैं कि हाँ आपने अच्छा मुजरा करा है, आपने गंदा मुजरा करा है, ठीक है, आप दोबारा सीख के आना पहले। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो जज होते हैं वो क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। तो सैंपलिंग अगर आपको करनी नहीं आती ना, तो आप जज के पास जाइए। जज आपको एक पर्टिकुलर एरिया बता देगा कि आप यहाँ जाओगे तो आपको सारे डेटा मिल जाएंगे। मान लो मैं किसी आदमी के पास गया, मैंने बोला कि भैया आइसक्रीम वाले के घर कहाँ मिलेंगे, तो उसने बता दिया कि फलाना एरिया में ढिंका नाम का आदमी आइसक्रीम बेचता है, और वहां पर बहुत सारे लोग आइसक्रीम बेचते हैं। पूरा ग्रे बना हुआ है आइसक्रीम वालों का, है ना, ग्रुप बना हुआ है पूरा आइसक्रीम वालों का। तो मैं वहीं जाऊंगा डायरेक्ट। और मेरे को किसने बताया? वो एक मेरे जज ने बताया। जज कौन? जो आपको एडवाइस देता है, जो आपको एडवाइस देगा कि यहाँ जाओ, तो आप जा रहे हो तो जजमेंट हो गया, ठीक है। तीसरा आता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग का मतलब होता है, जैसे कोटा में क्या होता है? सीटें आरक्षित कर दी जाती है, महिलाओं की सीट इतनी है, पुरुष की सीट इतनी है। सेम कोटा सैंपलिंग में ये होता है कि अगर आपके फीमेल्स इतने हैं और मेल्स इतने हैं और चिल्ड्रन इतने हैं, तीनों का कोटा सिलेक्ट कर दिया कि 40% तो मेल्स की सीट है, 40% फीमेल की सीट है, 50% मेल्स की सीट है, बची हुई 10% बच्चे और बूढ़ा की सीट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? सैंपलिंग करनी है। सैंपलिंग के लिए आप 40% की किसकी है? फीमेल्स की। तो उन फीमेल्स में से, उस 40% में से आपका उस जितनी भी फीमेल्स होंगी उसका 40% हिस्सा लेके आओगे। जो मेल्स होंगे, मेल्स 50% है, तो उस सारे मेल्स का 50% जो होगा वो आप सैंपलिंग के लिए ले आओगे। या जो बच्चे हैं जो 10% है, उस सारे जितने भी बच्चे 10% है, जितने भी बच्चे आते हैं 100 200 300 10% में, उनका 10% जो होगा वो आप सैंपलिंग के लिए ले आओगे। तो ये कह रहा है, ये है कि कोटा सैंपलिंग मतलब कि एक रेशो बनाया जाता है। कोटा मतलब एक रेशो, एक अनुपात बना दिया जाता है, एक आरक्षण दे दिया जाता है कि इतने इतने % लोगों को सैंपलिंग में रखा जाएगा। तो एक प्रतिशत में बात होती है, जैसे 25%, 20%, इस तरीके के सैंपलिंग को कोटा सैंपलिंग बोलते हैं। अगला पॉइंट आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल देखो बहुत आसान है। स्नोबॉल, ये स्नोबॉल है। अगर मैं यहां से इसको थोड़ा सा पुश करूंगा तो ये आगे जाएगी। अब ये आगे जाएगी तो आगे किसी चीज से टकरा जाएगी, है ना। अब जिस चीज से टकराएगी तो ये आगे जाएगी और ये आगे बाकी 2 लोगों से टकराएगी। अब ये दोनों आगे जाएगी तो हो सकता है ये किसी आगे 2 लोगों से टकराए और ये किसी आगे अलग 2 लोगों से टकराए, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब बस इतना सा है, स्नोबॉल बनती जा रही है। क्या बन रही है? स्नोबॉल। स्नोबॉल का मतलब कि आप अपना सैंपल कलेक्ट करने के लिए पहले किसी एक आदमी के पास जाओगे जो कि स्नोबॉल की तरह ढलक जाएगा। फिर इससे आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया और इसको बोला कि किसी और 2 बंदों का रेफरेंस दो, तो इसने इसका और इसका रेफरेंस दे दिया। अब आप इस बंदे के पास भी गए सैंपल लेने, इसके पास भी गए और इससे बोला कि आगे और 2 बंदों का रेफरेंस दो। फिर इसके पास गए, इससे बोला आगे और 2 बंदों का रेफरेंस दो। फिर इनसे सैंपल कलेक्ट करा तो इनसे बोलते हो कि आगे और 2 बंदों का सैंपल दो, ठीक है, आगे और 2 बंदों का सैंपल दो। तो ये बॉल क्या है? ये लुढ़कती जा रही है, ये बॉल आगे बढ़ती जा रही है। इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। समझ आया? स्नोबॉल सैंपलिंग यानी एक तरीके से MLM आपने देखा है? MLM क्या होता है? अपने नीचे 3 जोड़ो, 3 अपने नीचे, उनसे बोलो कि वो अपने नीचे 3 जोड़े,
तो इस तरीके से 3-3 की क्या बन जाती है, चेन बन जाती है। तो इस सैंपलिंग मेथड को स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड बोला जाता है। क्लियर है? तो ये आपको नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी समझ आ गया, दोनों के टाइप आ गए, चार समझ में नहीं आए तो रिवाइज कर लेना दोबारा से भाई। ठीक है, अगला पॉइंट है सैंपल साइज डिटरमाइंड इन रिसर्च। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, वीडियो आपको दिख रही है? हाँ, अगला पॉइंट क्या है, सैंपल साइज डिटरमाइंड इन रिसर्च। कह रहा है सैंपल साइज को कैसे डिटरमाइन किया जाता है रिसर्च में। तो इसके मैंने कुछ 3 टाइप्स लिखे हैं बुक में, जो लिखे हुए हैं। पहला टाइप है कॉन्फिडेंस लेवल, यानी कि जो आपने सैंपलिंग करी है उस पर आपको कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए कि आपकी सैंपलिंग 95% एक्यूरेट है, 20% एक्यूरेट है या 10% एक्यूरेट है। दूसरा मार्जिन ऑफ एरर, एरर जो होती हैं, जो गलतियां होती हैं ना, इनएक्यूरेसी या अनएथिकल एक्टिविटी, वो कम से कम होनी चाहिए, मार्जिन पे होनी चाहिए, एकदम खत्म होने के मुकाबले। ठीक है, अगला पॉइंट आता है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पॉपुलेशंस होती हैं इसके बेसिस पर भी हम जज कर लेते हैं सैंपल्स को। अगला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सैंपल साइज। इसका पॉइंट ज्यादा ब्रीफली नहीं बताया गया है, इतना ही है। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ सैंपल साइज। सैंपल साइज को भी ज्यादा डिफाइन नहीं करा गया है। पहला आता है इंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स। सैंपलिंग अगर सही तरीके से होगी तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आएंगे, रिलायबल आएंगे, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, और एक्यूरेट आएंगे ना। अगर चीजें सही तरीके से मैनेज नहीं हुई है, जो मैंने पहले पढ़ाया था, अगर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है अलाउ जर्नलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग टू द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन, इसमें बताया गया है कि सही तरीके से आप अलग अलग तरीके के एरियाज में ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं। उन ग्रुप्स में जाकर जो भी सैंपल इकट्ठा कर रहे हो या जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो सारा डेटा ग्रुप वाइज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अलाउ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब होता है जहां आप एक पैटर्न को नोटिस करते हो। जैसे कि मान लो एक हॉस्पिटल है, एक स्कूल है और एक क्लब है और एक कॉलेज है, तो सब क्या है, अलग अलग तरीके के एरिया है, एक इन्वायरमेंट है। अब हर एक इन्वायरमेंट से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लो रैंडमली, तो उनको बोला जाएगा जनरलाइजेशन सैंपलिंग। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट। थर्ड आता है मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर में होने वाली गलतियां उसको कम से कम करना, ये इंपॉर्टेंस है, ये जरूरी है किसी भी सैंपलिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम रीड करते हैं उसके बाद, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सैंपल साइज को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि किसी को प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ाते हैं। कौन से वो फैक्टर्स हैं? पहला है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का मतलब लिखा है कि जो भी आप सैंपल सिलेक्ट करोगे, पहले आपको उसका ऑब्जेक्टिव, उसका एम, आपका लक्ष्य वो क्लियर होना चाहिए कि आप जो है वो सैंपलिंग क्यों कर रहे हो। सैंपलिंग बहुत बड़े पैमाने पे भी होती है, छोटे पैमाने पे भी होती है। बड़े पैमाने में जैसे कि आपके 140 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। अब भारत में आप पूरी जगह से सैंपलिंग तो नहीं कलेक्ट कर सकते ना, क्योंकि मैंने बताया था पहले ही कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे आपको बहुत सारे। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का रिसर्च करना है, उस पर वर्क करना है कि आपका एक पर्टिकुलर एरिया क्या रहने वाला है, आपका जियोग्राफिक एरिया क्या होगा, आप किस किस लोगों से सैंपल कलेक्ट करोगे, तो वो पहले आपको रिसर्च करना है। दूसरा पॉइंट आता है पॉपुलेशन कैरेक्टराइजेशन। आप जब भी पॉपुलेशन की बात करते हो तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है जिसको आप इन डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ सकते, इसीलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, इन दो में डिवाइड करना पड़ेगा। होमोजीनियस का मतलब होता है जो एक जैसे लोग होते हैं उनको बोला जाता है, हेट्रोजीनियस वो लोग जो एक दूसरे से अलग माइंडसेट के होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई, ये 5 लोग हैं, पांचों लोगों की थिंकिंग बिल्कुल सेम है। तो इस पांचों में से मेरे को ये जानना है कि पांचों की थिंकिंग कैसी है, तो मैं किसी 2 लोगों की थिंकिंग जान लूंगा, जैसे ए की और सी की। मैंने रैंडमली पिक करे हैं, रैंडमली मैंने ए और सी को पिक कर लिया और इनसे इनकी सैंपलिंग वगैरह नोट करी, और मुझे ये पता चला कि ए की जो सोच है ना बिल्कुल सी से मिल रही है, बिल्कुल 98% दोनों की थिंकिंग जो है वो सेम है। क्या है, सेम। तो जब सारी चीजें सेम होगी, और कह रहा सेम होगी, अरे भाई सुनो ना, वो वाला सेम नहीं है, कह रहा दोनों की जब थिंकिंग सेम होगी ना, बिल्कुल मिलती जुलती होगी, इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। ठीक है, और सुनो, अगर मैंने फिर से दोबारा एक ग्रुप बनाया, ए बी सी डी ई तक बनाया था, इसके आगे का बनाया मैंने, जैसे कि ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच
आई और एस कह रहा है, ABCD भी नहीं आती, क्या पढ़ाओगे, एस आता है भाई 5 का ग्रुप बनाना था, ग्रुप में कोई भी 5 एलिमेंट्स डाल दिए मैंने, जरूरी नहीं है आई के बाद में जे डालू, के डालू, एल डालू, ठीक है, समझा करो यार, बच्चे थोड़ी हो, छोटी बच्ची हो क्या। सुनो, यहाँ पर मैंने फिर से ग्रुप बनाया, इस ग्रुप की मैंने फिर से सैंपलिंग करी, इस बार मैंने जी को और एस को सिलेक्ट कर लिया और मैंने ये पाया कि जो जी की सोच है ना वो बिल्कुल नेगेटिव है, उल्टी है, किससे, एस से, बिल्कुल मैच नहीं कर रही, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। क्या बोलेंगे, HETRO, हेट्रोजीनियस। तो याद रखना, एक होता है होमोजीनियस यानी कि जिनकी सोच सेम है, और एक होता है हेट्रोजीनियस जिसकी सोच अलग अलग है। तो सेम बट डिफरेंट, कह रहा है गाना सुना रहे भैया, सुनो, जो सेम वाले हैं और जो डिफरेंट वाले हैं, ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी थिंकिंग सेम होती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी थिंकिंग अलग अलग होती है। तो जिनकी थिंकिंग सेम है ना, तो उसमें से हम एक दो को कैरेक्टर कंसीडर करके हम सबको मान जाएंगे कि सबकी थिंकिंग सेम पाएगी। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है जहां हेट्रोजीनियस पाया जाता है, जिनकी थिंकिंग अलग अलग है, वहां पे हमको सबका सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है पांचों की थिंकिंग अलग अलग हो। हम ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते ना यहाँ पर हेट्रोजीनियस में कि सबकी थिंकिंग सेम होगी, क्योंकि भाई सब अलग अलग ओपिनियन वाले हैं, समझे। अगला पॉइंट आ जाता है डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रिसीजन। डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रिसीजन, इसका मतलब होता है कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट करा है वो एक्यूरेट कितने % है। प्रिसीजन, इसका मतलब समझो, प्रिसीजन यानी कि कितना एक्यूरेट डेटा आपने कलेक्ट किया है, 90%। उसमें प्योरिटी कितनी है, शुद्धता कितनी है, जिससे देशी घी बोलते हैं शुद्ध है, कितने % शुद्ध है। एक बोलते हैं ना खरा सोना, कितने % खरा है, क्या 24 कैरेट है कि 22 कैरेट है कि 16 की 18, ना। तो इसी तरीके से हम बोलेंगे कि उसके अंदर प्योरिटी कितनी है, शुद्धता कितनी है। वो जो डेटा है वो 90% एक्यूरेट है, 20% है, या पूरे 100% है। प्रिजनर कितना % प्रिजनर है वो, तो उसको डिजायर्ड लेवल बोलते हैं, जितना एक्यूरेट होगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन। ये रहा स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन, इसमें लिखा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो डिसाइड करने में हेल्प करता है, जो भी आपने फैक्टर्स कंसिडर करे हैं या जो भी सैंपल डेटा अप्रोप्रिएट है वो किस तरीके से कलेक्ट करे गए हैं, उसके फैक्टर्स ऑफ सोर्सेस क्या हैं, उस चीज में हेल्प करता है। अगला पॉइंट आता है प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन। ये रहा प्रैक्टिकल कंसंट्रेंट्स, इसमें लिखा है कि आइडियल सैंपल साइज होना चाहिए, एक सैंपल साइज बैलेंस होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको 100 लोगों का सैंपल लाने को बोलूं तो उसमें से आप अगर 10 लोगों का सैंपल लाओगे तो वो बैलेंस सैंपल साइज कहलाएगा, यानी एक बंदे पे 9 बंदे का डिपेंडेंट, कि 1 बंदा जो है उसकी सोच पे 9 बंदों का बाकी पता चल जाएगा कि वो कैसे हैं। इसी तरीके से 100 पे 10 जो है जेन्युइन है। 100 पे तुम सोचो मैं 70 लोगों को सैंपल ही बना के ले आऊं, 100 में से लोग ही 100 हैं और आप 70 को सैंपल बना के ले आए, आधी पॉपुलेशन तो सैंपल ही न बन गई ना। तो इसीलिए वो चीज गलत हो जाती है। तो इतने ज्यादा सैंपल नहीं चाहिए कि सैंपल ही सैंपल इकट्ठे हो जाए। सैंपल यानी कि उस जो पॉपुलेशन है होल उसका 10वां हिस्सा, छोटा सा पार्ट, वो सैंपल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि टाइम्स वगैरह ज्यादा कंजप्शन होता है, ठीक है। आगे हम अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, सैंपलिंग एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैंपलिंग एरर्स। हमने सैंपलिंग बहुत खेल लिया, अब थोड़ा सा एरर्स वाला खेल लेते हैं। एरर्स के अंदर अब हम ये पढ़ेंगे कि सैंपलिंग एरर्स क्या होती हैं। सैंपलिंग में जो गलतियां होती है, जो एरर्स होती हैं, एरर्स इसको हिंदी में समझो। आप बोलोगे हिंदी नहीं पढ़ा रहे भैया, हिंदी वाले बच्चे क्या आपके सब्सक्राइबर नहीं है? तो भाई आप बिल्कुल मेरे सब्सक्राइबर हो, ऐसे कैसे बोल दिया? चैनल सब्सक्राइब कर देना। मगर सुनो, सैंपलिंग एरर्स यानी कि गलती, जो भी सैंपलिंग के टाइम पर गलतियां होती है उसको देखेंगे हम। सैंपलिंग एरर्स उनको बोला जाता है। तो सैंपलिंग एरर्स ना वो एरर्स होती हैं जो सैंपल को कलेक्ट करते टाइम पर आती हैं, और इसको रिड्यूस करने के भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। सैंपलिंग एरर को 2 टाइप्स में बांटा जाता है। पहला आता है सैंपलिंग एरर्स, रैंडम सैंपलिंग एरर, और दूसरा सिस्टमैटिक सैंपलिंग एरर। तो दोनों सैंपलिंग एरर को रीड करते हैं। सैंपलिंग एरर के टाइप्स मैंने लिख दिए यहाँ पर, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर जो गलतियां होती है उसके 2 टाइप होते हैं। पहली गलती तो रैंडम होती है, रैंडम सैंपलिंग एरर, जो हमने आंख बंद करके किसी को कर दिया हो, ठीक है। मान लो आप गलती से किसी को 10,000 रुपए पेटीएम करना चाह रहे हो, बट गलती से एक 0 और लग गई, 1 लाख पहुंच गए। जानबूझ के थोड़ी करा है आपने, गलती से तो हुआ है ना, गलती से तो बटन दब गया होगा आपसे, कि जानबूझ के करा है। अंदर ही अंदर खुश हो रहा है, कह रहा है गर्लफ्रेंड को मैंने 1 लाख भेज दिए, है ना भाई, खुश हो रहा है। देखो कैसे। सुनो, ये होता है रैंडम सैंपलिंग एरर, जो जानबूझकर नहीं करी गई। जो आपने करी है वो सिस्टमैटिक सैंपलिंग एरर होती है। कौन सी?
सिस्टमैटिक सैंपलिंग एरर, जो गलती से भेजी है ना 1,00,000 जीरो लगा के, वो गलती नहीं होती, ठीक है। सुनो, रैंडम सैंपलिंग एरर क्या होता है, कह रहा है अकर बाय चांस ड्यूरिंग सैंपलिंग सिलेक्शन, कह रहा है कि बाय चांस हो जाती है सैंपलिंग सिलेक्शन को करते टाइम। सेकंड पॉइंट, मे नॉट फुल्ली रिप्रेजेंटेड द पॉपुलेशन, ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। कैन लीड द अनइंटेंशनली बायसेस इन रिजल्ट, ये अनइंटेंशनली करी जाती है, कोई इंटेंशन नहीं होता इसको करने का, अपने आप हो जाती है। आप रास्ते में चल रहे हो, रास्ते में चलते चलते आपका पैर किसी गोबर में आ गया, कुत्ते की कोई पॉटी पड़ी जिसमें आ गया, आपने करा यू, ये क्या लग गया, फिर पूरे रास्ते चप्पल घिसते हुए चल रहे हो, है ना, फिर ऐसे ठप 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 पैर जमीन पे मारते हुए चल रहे हो, और दूसरे जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं पीछे मुड़ के क्या कर रहा है। तो ये जो है अनइंटेंशनली हो जाता है, ठीक है, कभी कभी। कह रहा है इस एरर को रिड्यूस करने के लिए आपको सैंपल साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा, याद रखना, सैंपल साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर लिखा है ये अनप्रेडिक्टेबल होती है और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, और ये कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल होती है। अगला आ जाता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग एरर, नीचे वाली। तो इसमें वही है भाई, हाँ वही वाली जिसमें आपने 1,00,000 भेजे थे। सुनो, सिस्टमैटिक में क्या होता है कि ये कंसिस्टेंट होती है, और ये प्रॉब्लम जो है सैंपलिंग मेथड के साथ बार बार आती है। इसको फ्लो में जानबूझकर भी किया जाता है, और इसके ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड यानी कि जो जानबूझकर करी जाती है वो गलतियां, और कुछ अनजाने में होती है वो गलतियां। कह रहा है ये बेस्ड होती है पुअर सिलेक्शन डिजाइन के ऊपर। अगर आप किसी गलत तरीके का सैंपल डिजाइन सिलेक्ट कर लेते हो तो ये गलतियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगला लिखा है डू नॉट डिक्रीज इवन लार्ज सैंपल साइजेस, अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो आपको लार्ज सैंपल साइज नहीं करना, लार्ज सैंपल साइज में ये गलतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर अगला पॉइंट आता है मोर डेंजरस बिकॉज दे कंसिस्टेंटली मिसलीड रिसर्च, और ये और ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब ये कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार जो है मिसलीड होती जाती है रिसर्च की वजह से, और इससे क्या होता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग एरर जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों टाइप समझा दी है कि एरर कौन सी होती है, एक होती है रैंडम और एक होती है सिस्टमैटिक, जो जानबूझ के करी गई, और एक रैंडम, ठीक है। अब अगला हम पढ़ेंगे, इसके बाद पॉइंट है सैंपलिंग बायसेस, सैंपलिंग बेस। तो पहले मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको उतारो, नोट डाउन करो, फिर अगला पॉइंट लिखवाता हूं, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। हाँ भाई, तो चलिए शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला पॉइंट है सैंपलिंग बायस। सैंपलिंग बायस का मतलब क्या होता है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि बायस क्या होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो किसी भी जगह का, जैसे मान लो ये कंट्री है और इसके अंदर यहाँ पर ये वो लोग हैं जो इसमें रह रहे हैं, ठीक है। अब इन लोगों को ना हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। एक पहला ग्रुप वो होगा जो सिलेक्टेड हो सकता है, जिसके चांसेस हैं कि हम उनको रैंडमली सैंपलिंग में पिक कर लें। दूसरा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होगा जो नॉन सिलेक्टेड पर्सन का होगा, जिसको हम जो है सिलेक्टेड नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो नॉन सिलेक्टेड हैं यानी कि ये वाले हैं जिनकी वजह से सैंपलिंग में प्रॉब्लम आती है, गलती से अगर मान लो इसमें से सैंपलिंग कर ली और इसमें से हमने लोगों को सिलेक्ट कर लिया ऐसे ग्रुप में से, तब यहाँ पर वो बायस की प्रॉब्लम रिलीज होती है, ठीक है, पैदा होती है बायस वाली प्रॉब्लम। तो यहाँ पर लिखा है सैंपलिंग बायस, इसकी कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती है उसके कुछ अलग से मैंने नाम लिख दिए हैं जो आपके बुक में मेंशन करे गए हैं। पहला आता है पुअरली डिजाइन पॉपुलेशन, यानी कि जो डिजाइन है पॉपुलेशन का वो बहुत ज्यादा पुअरली तरीके से है। लिखा है इसमें कि एक ऐसी पॉपुलेशन जिसको पूरी तरीके से अनएथिकली तौर पर बांटा गया है, जिसकी सैंपलिंग बहुत बेकार करी गई है, उस तरीके की पॉपुलेशन को। मान लो एक स्कूल होता है जिसका स्कूल का सर्वे किया जा रहा है, उस स्कूल में ये पता लगाया जा रहा है कि वो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं या जो स्कूल में बच्चे हैं वो कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं और कितने ज्यादा अनपढ़ है। किसी पढ़े लिखे बच्चे से अगर कोई सवाल पूछ लिया तो वो उसका आंसर आराम से दे देगा, और किसी अगर अनपढ़ बच्चे से सवाल पूछ लिया या किसी को कोई नहीं आता उससे सवाल पूछ लिया तो वो अनबाइसेस, ये जो बाइस वाली कैटेगरी है उसमें आ जाएगा कि हम उसके अकॉर्डिंगली अपना डेटा सेट कर लेंगे। मान लो हमारे रैंडमली पिक करने पर 3 ऐसे बच्चे आ गए जिनको कुछ भी नहीं आता, कोई हिंदी भी नहीं पढ़ पाता शुद्ध। अब उन बच्चों से हमने सैंपल कलेक्ट किया और हम उनके बेसिस पर ये जज कर देंगे कि पूरी जो टीम है, पूरा जो स्कूल है वो अनपढ़ है। तो ये क्या है, अनबाइस है, ठीक है, यानी कि बेसिस के ऊपर हमने सैंपलिंग करी है, पूरी पॉपुलेशन को जज कर दिया पुअरली, ठीक है। दूसरा आता है सिलेक्शन मेथड। यहाँ पर हम जो सिलेक्शन मेथड है वो नॉन रैंडम रख सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर ना एक होता है रैंडम मेथड, अचानक से चूज कर लिया, एक होता है नॉन रैंडम मेथड। फिर इसमें लिखा है कि जिसको हम अचानक से चूज कर लेते हैं उसमें गलतियां आने के चांसेस हैं। अगर हम जानबूझकर किसी को चूज कर रहे हैं, यानी कि नॉन रैंडमली चूज कर रहे हैं, हमें पता है कि कौन कौन ठीक है कौन कौन बुरा है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अगर अपनी बेस तैयार करते हैं, सैंपलिंग डेटा तैयार करते हैं, तो वहां पर गलती आने के चांसेस कम हो जाते हैं, एरर कम से कम आती है। फिर तीसरा आता है सेल्फ सिलेक्शन बेस। सेल्फ सिलेक्शन बेस पर हम क्या करते हैं, काफी बार जब सिलेक्शन करते हैं तो उन दो लोगों में पार्टीशन कर जाते हैं, यानी कि दो लोगों में डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं। पहला वो जो एक्सपीरियंस वाला पर्सन है, दूसरा वो जो अनएक्सपीरियंस कैंडिडेट है यानी फ्रेशर है। तो एक है फ्रेशर और एक है एक्सपीरियंस। दोनों के बीच में अगर हम मान लो सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम किसको कंसिडर करेंगे, जिसके पास एक्सपीरियंस है। जो अनएक्सपीरियंस होगा या जो फ्रेशर होगा उसको नहीं लेंगे। तो ये क्या होता है, ये बायस हो जाता है, जहां पर हम इक्वली रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर रहे लोगों को, ठीक है, हम सेल्फ सिलेक्शन कर रहे हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर रहे हैं। फिर अगला पॉइंट आ जाता है नॉन रिस्पॉन्स बेस। नॉन रिस्पॉन्स बेस का मतलब होता है, मान लो किसी पंचायत में एक सर्वे चल रहा है, पंचायत हो रही है और वहां पर एक सर्वे लिया जा रहा है, सब बच्चों से, सब लोगों से पूछा जा रहा है। अब वहां पर सबसे बोला गया है कि आप अपनी बातचीत रख सकते हो, बट वहां के जो छोटे बच्चे हैं जो अपना दिमाग नहीं लगा सकते, जो चीजों को नहीं समझ पा रहे, तो वो लोग उस चीज में पार्टिसिपेंट्स नहीं बन पाएंगे। वो लोग जो भी वार्तालाप चल रही है, जो बातचीत चल रही है, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसमें अपना मूल बिंदु जो होगा, जो अपनी आवाज है, वो नहीं रख पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा मैच्योर नहीं है कि वो किसी भी डिसीजन को आराम से ले सके। तो वो जो सिलेक्शन होगा, उस सिलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, उसको नॉन रिस्पॉन्स बोलेंगे। यानी कि जो हमारा ग्रुप है, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे उस जगह। ठीक है, अगला आता है ओवर रिप्रेजेंटेशन। ओवर रिप्रेजेंटेशन ऐसी सैम्पलिंग फेम जहां पर हम कुछ अलग अलग एरियाज के वाइज लोगों को डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि रूरल एरिया हो गए या कोई अर्बन एरिया हो गए, तो रूरल और अर्बन जो एरिया है उनके हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया, और हम जो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया से अपने बाइस को सिलेक्ट कर रहे हैं। रैंडमली नहीं कर रहे, अनरैंडमली कर रहे हैं। रैंडमली होता तो हम किसी से भी कर लेते हैं, अनरैंडमली है यानी कि हम अपनी चीजों को एक्यूरेट दिखाने के मारे हम वो चीजें छोड़ रहे हैं जो एक्चुअल में ऑथेंटिक है। इस वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये ओवर रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि हमने औकात से ज्यादा रिप्रेजेंट कर रखा है जितना एक्चुअल में नहीं है वहां पर। ठीक है, फिर आ जाता है टाइमिंग ऑफ द सर्वे। टाइमिंग ऑफ द सर्वे, इसमें बताया गया कि जो टाइमिंग होता है रिजल्ट्स का, जो भी प्रोडक्ट है, एडवर्टाइज है, जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं, वो एक टाइम पीरियड के दौरान होते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक इवेंट होता है, हर चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए सर्वे होते हैं, और वो एक जजमेंट के तौर पर, एक रिजल्ट के तौर पर काम करते हैं कि अगर आपने टाइमली कोई चीज प्रिडिक्ट कर ली है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो फेवर में भी आ सकता है। अगर कोई चीज टाइमली नहीं हुई है तो उसका रिजल्ट अनएक्यूरेट आएगा। ठीक है, अगला जाता है क्वेश्चन डिजाइनिंग, यानी कि पुअर क्वेश्चन डिजाइनिंग अगर सर्वे में होती है तो ये बाइस्ड रिस्पॉन्स का कारण हो जाता है। जैसे कि आपने कोई भी अनएथिकल क्वेश्चन डिजाइन कर दिया, आपने कोई भी ऐसा रूल बना दिया या कोई भी ऐसी प्रेजेंटेशन बना दी जिस पर लोगों का कोई भी नॉन रिस्पॉन्स यानी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, उसमें बोलेंगे क्वेश्चन डिजाइनिंग अच्छी नहीं है। अगला आता है सैंपल साइजेस। सैंपल साइज एक्यूरेटली हम पॉपुलेशन को मान के करते हैं, क्योंकि मैंने सैंपल बताया था पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हम सर्वे कर सकते हैं, लोगों से उनकी सिटी के बारे में पूछ सकते हैं। मान लो हम ज्यादा डीपली डेप्थ में नहीं जा पा रहे तो हम क्या करेंगे, हम बाइसेस के तौर पर ऊपर ऊपर से जो जियोग्राफिकल एरियाज हैं, जैसे कि दिल्ली है, जैसे कि और भी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है, इस तरीके के, और जो ऐसे स्टेट्स हैं उनके अंदर हम बाइसेस कर देंगे। हम स्टेट वाइज लोगों को कंसीडर कर रहे हैं, बट किसी रैंडमली स्टेट को नहीं पिक कर रहे, उन स्टेट्स को पिक कर रहे हैं जो एक्चुअल में हमें लगता है कि हमको कुछ रिजल्ट्स या एफर्ट्स दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशंस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो इसके इंपॉर्टेंस में यहाँ पर लिखा है, अगर कोई भी रिसर्च है जिसका एम क्या होता है, कंक्लूजन ये होता है कि वो प्रिडिक्शन लगा सके और साथ ही साथ जो सैंपल्स हैं उनको अच्छे तरीके से वैलिड तौर पर रिलायबल होकर दिखा सके, तो ऐसे रिसर्च को हम बोल सकते हैं कि इस रिसर्च को क्वांटिटेटिव रिसर्च रखा जाता है। बट अगर इसके अपोजिट रिसर्च होती है तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। इसके कुछ 4-5 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है इसको। तो पहला लिखा है एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल्स। अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो उसमें एक्यूरेट रिफ्लेक्शन होनी चाहिए लोगों की, जो भी लोगों के मोरल्स हैं, जो भी लोगों की एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज हैं,
है ना, तो उनको सही तौर पर उस रिसर्च में डाला जाना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है इनहैंस वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स। काफी बार रिजल्ट्स की इनहैंस के लिए, वैलिडिटी इनहैंस करने के लिए गलत रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम बोल सकते हैं ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट नहीं है। बट ऐसी रिसर्च नहीं होनी चाहिए। हमारी जो रिसर्च है वो कॉन्फिडेंशियली होनी चाहिए, जिससे पॉपुलेशन की सही ग्रोथ और उसकी वैलिडिटी का पता लग सके। तीसरा आता है रिड्यूस सैंपल बेसिस। सैंपल बेसिस को रिड्यूस करना, जो भी अनएथिकल एक्टिविटीज हैं उसको कम से कम कर देना। फोर्थ पॉइंट आता है फैसिलिटेट्स बेटर डिसीजन मेकिंग। जहां पर आप एक एक्यूरेट डेटा को प्रेजेंट करते हो, आप एक रिप्रेजेंटेटर बनते हो, आपका जो डेटा है, जो सैंपलिंग है वो सही तरीके से होती है, जिससे आपका रिजल्ट जो है वो सही तरीके से बेटर डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रैक्टिकल्स कंसिडरेशन इन सैंपलिंग। इसके दो प्रैक्टिकल्स हैं। पहला आता है कॉस्ट कंसिडरेशन, दूसरा आता है टाइम कंसिडरेशन। कॉस्ट यानी कि कीमत, लागत, जहां पर आपकी लागत जो होती है, कीमत जो होती है, उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। कॉस्ट कंसिडरेशन एक सैंपलिंग का प्रोसेस होता है। इसमें आप जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको कैसे सही तरीके से डिजाइन और यूज करना सीखते हो। इसके अंदर आपका जो बजट होता है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, आपकी कॉस्ट जो होती है वो इफेक्टिवनेस आती है। आपको कॉस्ट सैंपलिंग करने के लिए बहुत ज्यादा ओवरऑल स्कोप चाहिए होता है सर्च करने के लिए आपका डेटा वगैरह। एग्जाम्पल में लिखा है लार्ज स्केल सर्वे जो होते हैं वो इसके पार्ट हैं। आप कलेक्शन करते हो, रिपोर्टिंग करते हो, एनालाइज करते हो, फिर आप बैलेंस मेंटेन करते हो किसके बीच में, जो भी आपने डेटा एक्यूरेट है वो जो लाया है वो, और एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस है उसके बीच में आप एक बैलेंस सेट करते हो। फिर आप ये मेंटेन करते हो कि हाईली बजट हाईली कॉस्ट किस पर लगी है। फिर उसके बाद आप मेंटेन करते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, फिर डेटा की क्वालिटी को इनहेंस करते हो। उसके बाद आपकी कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स जो होती है वो मेंटेन होती है। इसके कुछ कंसिडर पॉइंट्स हैं जो कॉस्ट रिलेटेड होते हैं। पहला पॉइंट है कि सैंपल सिलेक्शन होता है, दूसरा डेटा कलेक्शन मेथड, और तीसरा एनालाइज और रिपोर्टिंग होता है कॉस्ट कंसंट्रेशन में से। ठीक है, दूसरा आ जाता है टाइम कंसंट्रेंट्स। टाइम कंसंट्रेंट्स को होता है एक अच्छा रोल निभाती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। अगर हम किसी भी चीज को करने जा रहे हैं, उस चीज को करने का एक प्रोसेस होता है, एक इवैल्यूएट टाइम होता है, सही टाइम पर सही चीजों को प्रिडिक्ट करना, तो फ्यूचर के लिए डेटा जो है वो अच्छा रहता है। इसलिए लिखा है यहाँ पर डेटा कलेक्शन, एनालाइज, रिपोर्टिंग। फिर उसके बाद लिखा है टाइट डेडलाइंस होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अगर आप सैंपलिंग करने जा रहे हो, सैंपलिंग के लिए टाइट डेडलाइन होनी चाहिए कि आपको ये जो टाइम पर काम है वो कर देना है। यानी कि अगर मान लो आपको बोला 1 महीने का काम है, आपको 1 महीने में सैंपलिंग करनी है, तो इट मीन्स कि आपको पॉसिबल एज सुन एज पॉसिबल आप काम करो और 1 महीने में उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस ये है कि अगर आप किसी भी काम को टाइमली तौर पर कंप्लीट नहीं कर पाते तो उसका जो डेटा है वो पोटेंशियली माना नहीं जाता, इंपैक्टिंग उसका अच्छा नहीं आता, गुड इंपैक्ट नहीं पड़ता, और वो जो डेटा है ओवरऑल पूरा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जिस काम के लिए उसको इकट्ठा करा था उसका टाइम निकल चुका है। उसके बाद फिर उसको लाने का कोई बेनिफिट नहीं रहता। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, लिमिटेशंस और टाइमलाइंस को लेकर कंसिडर करें। पहला पॉइंट है सैंपल सिलेक्शन, दूसरा है डाटा कलेक्शन, और तीसरा है डाटा एनालाइज एंड रिपोर्टिंग। फिर चौथा लिखा है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम्स होते हैं इसके, और सैंपलिंग मेथड है ना स्मॉल सैंपलिंग मेथड होते हैं, क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा कमी रहती है ना, तो इसलिए छोटे टाइम पीरियड के दौरान हम छोटे छोटे एरियाज में सैंपलिंग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर आपके टॉपिक्स 2 और हैं बुक में जो कि ज्यादा मेरे को लग नहीं रहे हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एग्जाम में आगे मैंने पीछे क्वेश्चन देखा तो उसमें ज्यादा पूछे भी नहीं गए हैं, तो आपको रीड करने की जरूरत नहीं, ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत छोटे से हैं, 1.5 पेज के अंदर है बस। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियरली समझ आ गया होगा। इसके बाद आपका चैप्टर मेरी वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग तो पूरा कंप्लीट हो गया। बस बुक के अंदर ना जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे नहीं मेरे को, तो मैंने वो अभी इसमें नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है, अगर आप उसको भी रीड करना चाहते हो तो भाई बुक से आप रीड कर सकते हो उससे। ठीक है, और अगर आप इतना करके जाते हो तो भी भाई पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो गया है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि कोई मेरा चैप्टर छूट रहा है, टॉपिक छूट रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगली जो वीडियो है यानी कि जो चैप्टर नंबर 9 है वो कल मैं वीडियो में डाल दूंगा, पॉसिबल होगा तो कल मैं वीडियो अपलोड उसकी भी कर दूंगा। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि कल। और अभी आप इसको उतार लो, नोट डाउन कर लो, और जितना भी आपको समझ आया उसके नोट्स जरूर से बनाना। और अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हो, पेड नोट्स बाय करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज करके पता कर सकते हो।
व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल नहीं। 150 रुपीज के अराउंड प्राइस है, कम लग के आपको 150 के 140 130 में भी मिल जाएंगे, आप उसमें आके पता कर लेना व्हाट्सएप पे। और जो लेना चाहता है वो मैसेज कर देना। सारे चैप्टर्स मिलेंगे, मुश्किल से 60 पेज के अंदर पूरी BRM सीरीज को कंप्लीट करा है नोट्स में, और सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करा गया है, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन दिया गया है शॉर्ट वाइज, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, उतार लो भाई अभी से।